वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। और एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि मेजरमेंट है क्या। हम किसे कहते हैं कि हमने कोई चीज़ मेजर कर दी, हम कब कहेंगे? तो मेजरमेंट है एक कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। राइट, जैसे हम देखेंगे एक रस्सी है यहाँ पर और एक है स्केल। ये एक अननोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मतलब कि इसका हमको पता नहीं है ये कितना इसका मेजरमेंट है, जबकि हमको इसका पता है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर की स्केल है, जब इसका हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये रस्सी भी 10 सेंटीमीटर की है। राइट, तो अब हमारा जो काम था वो पूरा हो गया, हमने मेजरमेंट कर दिया। राइट, हमने देखा कि मेजरमेंट क्या है। अब यूनिट को देखने से पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। जो भी क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं और जो यूज होती हैं लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी कि जैसे कि अगर हम बोलें जैसे स्पीड है, तो स्पीड बताती है कि फिजिकल वर्ल्ड में स्पीड कैसे कैसे होनी चाहिए। जैसे एनर्जी कैसे कैसे होनी चाहिए, वर्क कैसे कैसे होना चाहिए, वेलोसिटी कैसे कैसे होनी चाहिए। ऑलराइट, तो और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्टैंडर्ड यूनिट से एक्सप्रेस्ड होती हैं। कौन होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं लेंथ, मास, स्पीड, ऑलराइट, एटसेट्रा जो भी हैं। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो मेजर्ड भी नहीं की जा सकेंगी। तो जो मेजर नहीं की जा सकेंगी यानी कि वो हम कह सकते हैं कौन सी क्वांटिटीज? जैसे हम बोलेंगे हैप्पीनेस, तो हम किसी को देख के बोल सकते हैं कि ये कितना हैप्पी है? नहीं। लव, हम इसको मेजर कर सकते हैं कोई किससे कितना प्यार करता है? ये हम मेजर नहीं कर सकते। ब्यूटी, ब्यूटी को मेजर किया जाता है? नहीं मेजर किया जा सकता है। ओके, और एंगर, लव, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको बोलेंगे वो 7 टाइप की होंगी। राइट, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किनको बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी कि जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगी उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी ये, और ये एक्सप्रेस नहीं की जा सकेंगी किसी भी अदर टर्म्स में। ओके, अब यानी कि ये जो क्वांटिटीज होंगी ये बेसिक टाइप की क्वांटिटीज होंगी, जैसे कि लेंथ, मास। लेंथ और मास किसी भी चीज़ से नहीं बना है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं एक कुकी है और वो बनी है आटा प्लस राइस को मिला के। ओके, तो जब हम आटा की बात करें और राइस की बात करें, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी कुकी को बनाने के लिए। तो जो ये आटा है और राइस है ये सीधे सीधे हम डायरेक्ट खेत से लेते हैं। मतलब जैसे बिस्किट की बात करें या ये कुकी की बात करें, तो ये बना है आटा और राइस से, बट आटा और राइस किसी भी चीज़ से नहीं बने हैं। तो यही ऐसे ही होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी जो किसी भी चीज़ से नहीं बनी रहती लेकिन इनसे इनसे कोई चीज़ बनती है। जैसे आटा और राइस से क्या बना है? ये कुकी बनी है। तो इनसे कोई चीज़ बन जाएगी, बट ये किसी भी चीज़ से नहीं बने होते। ओके,
हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? A set of physical quantities which are completely independent of each other and cannot be expressed in terms of other. Right, I hope it is clear. अब हम देखेंगे डिराइव्ड, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किनको बोलेंगे हम? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनेंगे उनको बोलेंगे डिराइव्ड हुए हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से, इसलिए उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और ये कैसे डिराइव्ड होंगे? बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्वांटिटीज हैं वो ये 7 टाइप्स की हैं, 7 टाइप्स की होती हैं। राइट, तो 7 टाइप्स की जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। अब जो ये 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनसे ही मिलकर बनी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर हम तो लेंथ का यूनिट होती है वो मीटर होती है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को एमओएल, कैंडेला को सीडी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक क्या हो गई है? डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ और टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर से बनेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे ही फोर्स और एनर्जी हमारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगे। अब जो हमने टाइप देखा था फिजिकल क्वांटिटीज का, वो पहला देखा था हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो सेकंड देखा हमने, वो देखा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब एक तीसरा टाइप होता है, वो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में 2 टाइप आते हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में एक आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी कि किसी भी प्लेन पर बना हुआ एंगल, जैसे ये एक प्लेन है और इस पे कोई भी एक एंगल बना होगा, उसको बोलेंगे हम प्लेन एंगल। अब एक दूसरा आता है, वो आता है सॉलिड एंगल। वो क्या आता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि जब भी आपने बचपन में एप्पल खाया होगा तो एप्पल में कहीं पर ही अगर खराब हो जाता है तो चाकू से जो ऐसा पार्ट निकाला जाता है तो इस पे जो एंगल बनेगा वो होगा सॉलिड एंगल। तो ये 3D पार्ट होता है और ये होता है 2D पे बना हुआ कोई एंगल। तो अगर 2D पे कोई एंगल बना होगा तो वो ये होगा और 3D पे कोई एंगल बना होगा तो ये होगा। इसको डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो थीटा होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, आर्क अपॉन रेडियस होगा। और जो ये इसका थीटा होगा यानी कि डी ओमेगा, वो होगा एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका यूनिट रेडियन होता है, इसका स्टेरेडियन होता है। तो अर्लियर टाइम में 3 टाइप के सिस्टम यूज हो रहे थे, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। एफपीएस जो यूज करते थे वो ब्रिटिश यूज करते थे। इसमें होता है लेंथ, मास और टाइम। तो जो सीजीएस सिस्टम है उसमें लेंथ होगी सेंटीमीटर में, मास होगा ग्राम में और टाइम होगा सेकंड में। सब जगह सेकंड है तो टाइम तो सेकंड में ही रहेगा सब जगह। ओके, तो टाइम को तो देखना ही नहीं है, टाइम तो सेकंड में ही रहेगा। मेन चीज जो है वो लेंथ है। एफपीएस में अगर देखें तो एफ एफ मीन्स फुट और पी मीन्स पाउंड। ओके, और एस मीन्स सेकंड। तो एफपीएस सिस्टम जो है वो फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम है और एमकेएस वाला जो है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड।
अब जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे अगर फ्रेंच में बोला जाए तो इस तरीके से बोलते हैं। ये एसआई सिस्टम डेवलप किया गया था बीआईपीएम द्वारा। बीआईपीएम यानी कि ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर्स, और इन्होंने 1971 में डेवलप किया और 2018 में फिर से रिवाइज किया, अपडेट किया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट आखिर है क्या? लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक पेन है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि इस पेन की आपको लेंथ कितनी दिख रही है, लेंथ, या मैं पूछूँ इसका मास क्या है, कुछ भी पूछ सकता हूँ, ओके। तो लेट्स सपोज मास को लेते हैं। तो मैंने पूछा कि इसका मास क्या है इस पेन का, तो आप लोग बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। और अब मैंने दिया इसका मास है 10, अब आप बता पाएंगे इसका मास क्या है? मैंने आपकी हेल्प कर दी 10 लिख के, नहीं बता पाओगे अभी भी। क्यों? क्योंकि इसके साथ यूनिट नहीं है, यूनिट इज मिसिंग। तो आखिरकार यूनिट है क्या? अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी used to measure and express a physical quantity। ओके, हम क्या बोलते हैं? यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो किसके लिए यूज होती है? मीजर और एक्सप्रेस करने के लिए। किसको मीजर और एक्सप्रेस करती है? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी को मीजर और एक्सप्रेस करेगी कौन? यूनिट। आई होप इट इज क्लियर। आइए इसे और अच्छे एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज एक हाउस है यहाँ पर जो कि ईंटों से बना है। तो ये 12,000 ईंटों से बना है लेट्स सपोज। तो एक ईंट का जो मास है, एक ईंट का मास है जो, वो अगर हम देखें और उसको 12,000 ईंटों से मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे हाउस का हमारे पास मास आ जाता है। तो अब इस चीज़ में जो हमने देखा, जो 12,000 था वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जो 1 ईंट है ये है यूनिट, ओके, ये है यूनिट। और ये जो पूरा था ये है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मीजर किया जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि आई एम 5 टॉल, आई एम 5 टॉल बोलूँ, तो इसका कोई मतलब है? इसका कोई सेंस है? तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं बोलूँ आई एम 5 फीट, आई एम 5 फीट, तब जाके ये एक करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अब हमारे सामने एक टेबल है। इस टेबल में मिनट का कन्वर्जन है सेकंड में, आवर का सेकंड में, डे का सेकंड में, ओके। तो आप ये सब पूरी टेबल देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमको ऐसे सवाल पहले माइंड में लाने पड़ेंगे ताकि हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर हैं क्या, हम इसको और बेहतर से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी मेजरमेंट है तो उस मेजरमेंट में एरर्स होंगे ही होंगे, ओके। तो अब हमको चाहिए रहता है कि प्रिसाइज, मतलब जो भी हम मेज़र करें उसमें प्रिसाइज डिजिट्स होनी चाहिए। अब कोई भी जो मेजरमेंट होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो नंबर कैसे होते हैं? एक रिलायबल नंबर होगा, यानी कि जिस पे हमको भरोसा होगा, और एक अनसर्टेन नंबर होगा, वो उसकी सर्टेनिटी के बारे में नहीं पता है। तो एक अनसर्टेन नंबर होगा और एक रिलायबल नंबर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट हम किसको बोलेंगे? कि जिसमें रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगी। अगर हम कहें, जैसे हम कहें कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1.62 सेकंड है, तो 1.62 में से हम देखेंगे 1 और 6 अगर हमारे पास रिलायबल हैं, तो जो 2 होगा ये अनसर्टेन डिजिट होगा। हम एक देखें कि ये लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की 287.5 सेंटीमीटर, और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि एक ये अनसर्टेन होगा और ये 3, बाकी के 3 ये सर्टेन होंगे। ये 3 सर्टेन और ये एक अनसर्टेन, यानी कि रिलायबल डिजिट सर्टेन नंबर प्लस एक अनसर्टेन डिजिट होगी। तो इसी को ही हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे लिखा जाता है। अगर हम मेजरमेंट करें किसी चीज़ को और उसकी वैल्यू ऐसे लिखें कि सिग्निफिकेंट फिगर से डिजिट ज़्यादा हो रही है, तो वो हमको बताएगा कि आपके ये प्रिसाइज नहीं है, आपने जो भी ये मेजरमेंट किया है वो प्रिसाइज नहीं है। और प्रिसाइज कब होगा? वो प्रिसाइज तब होगा जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के डिजिट के बराबर ही डिजिट अपने मेजरमेंट में रखेंगे, ओके। ये चीज़ यही बताती है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इंडिकेट क्या करता है? कि प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, और प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड करता है किस पे? लीस्ट काउंट पे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के।
अगर हम अब देखें कि हम अगर यूनिट चेंज करते हैं, तो यूनिट चेंज का मतलब ये नहीं है कि सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज हो। जैसे इसको एक एग्जांपल से देखें, अगर हमारे पास एक लेंथ है 2.308 सेंटीमीटर की, अब हमने इसको सेंटीमीटर से बदला मीटर में और फिर बदला माइक्रोमीटर में। ओके, मतलब ये पहले सेंटीमीटर था, मीटर था और माइक्रोमीटर था, लेकिन 3 बार डिजिट चेंज हुई, लेकिन तीनों बार इसका जो हम वो देखें अगर सिग्निफिकेंट फिगर, वो 4 का 4 आएगा। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। जैसे कि 1 2 3 ये नॉन जीरो डिजिट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा इसमें? 3। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोलता है कि कोई भी अगर जीरो आए नॉन जीरो डिजिट के बीच, जीरो आए तो उसको भी काउंट करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि एक से जो भी छोटी संख्याएं होंगी, यानी कि जो 0.01 ऐसे ऐसे टाइप की होंगी, यानी कि एक से भी जो भी छोटी होंगी, तो जो ये जीरो होगा और जो ये जीरो होगा, इनको काउंट नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट में। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट नंबर यही होंगे, यानी कि नॉन जीरो डिजिट जो होंगी वही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। और जैसे यहाँ पर बताते हैं कि ये जो अंडरलाइन वाला है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट कितने हुए? सिर्फ 1 2 3 4 4 4 डिजिट सिर्फ सिग्निफिकेंट हुई। नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि जो टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो है, यानी कि जो बाद में आने वाले जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे मीटर को हमने इसमें सेंटीमीटर में चेंज किया, इसको फिर मिलीमीटर में चेंज किया, तो जो भी ये जीरो जीरो आ रहे हैं एक्स्ट्रा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो इससे एक और चीज, जो पुराना वाला रूल भी हमारा वो होता है कि अगर हम कन्वर्जन करें यूनिट में, तब भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो जो ट्रेलिंग जीरो यानी कि जो लास्ट में आने वाले जीरो हैं, वो अगर डेसिमल के बाद आए तब उनको काउंट किया जाएगा, लेकिन ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा। देखो, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, इसमें भी 4 डिजिट आएंगी और इसमें भी 4 डिजिट आएंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स में, पर ये वाला पॉइंट के बाद वाला जीरो ये काउंट नहीं होंगे। ऑलराइट, ये लास्ट के जो जीरो हैं पॉइंट डेसिमल के बाद, वो काउंट होंगे। अब हम इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट होते हैं जो मेजरमेंट की प्रिसीजन को दिखाते हैं। अब एग्जांपल से हम देखेंगे कि 23.45 मीटर को हम इतनी ही सर्टेनिटी से बता सकते हैं, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4। अब हम देखते हैं कि जो हमने रूल अभी तक देखे, तो नॉन जीरो जो डिजिट होती हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 3 4 7 3 डिजिट, 9 8.56 इसमें 4 डिजिट। ऑलराइट, कोई भी नॉन जीरो डिजिट दिखेगी वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। अब जो जीरो आ जाते हैं बीच बीच में, तो इसमें क्या होता है कि जो भी बीच में जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, चाहे वो पॉइंट से पहले आए या बाद में आए, बट वो बीच में आने चाहिए, यानी कि नॉन जीरो के बीच में आने चाहिए। तो यहाँ 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 5 है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे जो जीरो जो पहले आ रहे हैं, इन जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, इन जीरो को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब जो हमने पॉइंट वाला देखा, तो जो ट्रेलिंग जीरो यानी कि जो आखिरी के जो जीरो होते हैं, पॉइंट आ जाता है तब ये काउंट होंगे जीरो। ऑलराइट, जब पॉइंट आएगा तब ये काउंट होंगे जीरो, लेकिन जब पॉइंट नहीं होगा तब ये जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पॉइंट है तो ये जीरो काउंट होगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और यहाँ 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ 1 2 3 4 यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑलराइट, यानी कि जो सिंपल है डिजिट, अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं तब तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऑलराइट, यानी कि जो ट्रेलिंग जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इनको नहीं माना जाएगा।
अब कोई भी जैसे 12 बुक्स है, 25 स्टूडेंट हैं, अब जो हमने पहला वाला देखा कि जो नॉन डिजिट वाला होता है, वही वाला रूल है कि ये सिग्निफिकेंट होंगे। आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता चलता है कि जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, यानी कि जो लास्ट वाले जीरो हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूज़न है। ओके, उनके रिगार्डिंग क्या कन्फ्यूज़न है, तो हम देखते हैं। जैसे हमने इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदला, मिलीमीटर में, फिर किलोमीटर में बदला। ऑलराइट, हमने जो देखा था कि जो यूनिट है, यूनिट का कभी भी कन्वर्जन होगा तभी भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा वो सेम रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहना चाहिए, और जो कि कितना है, 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और 4 है। ऑलराइट, सिग्निफिकेंट फिगर सब जगह 4 है। तो क्या दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि जो हमने देखा था 4700 मिलीमीटर, अगर हम 4700 में देखते हैं कि हमारे पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, जो 2 होगा। ये 4 और 7 का जो ये 00 है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन ये 4 होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसमें 4 ही होगा। हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि कब हम ये 2 जीरो को लें, कब ना लें। टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन को लेते हैं, जो कि साइंटिफिक नोटेशन है a इंटू 10⁻b के फॉर्म की, जिसमें a हो सकता है नंबर 1 और 10 के बीच का, और जो b होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा 10 का। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, ये सारा चीज बताता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी का सिर्फ रफ आइडिया लें, तब हम उसे 10 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं। राइट, 10 की पावर को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो हम अब ये देखा हमने a इंटू 10⁻b के रूप में होता है, जहाँ पर a 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा होता है, और b इंटीजर होता है। a को जहाँ हम कोफिशिएंट कहेंगे और b को एक्सपोनेंट कहेंगे। अब जो एक्सपोनेंट है b, ये ही बताएगा कि नंबर कितना पॉजिटिव है, कितना छोटा है। तो इसमें 2 रूल हैं, रूल 1 और रूल 2। तो अगर a 5 से छोटा या बराबर हो, और a 5 और 10 के बीच का हो, या 5 से बड़ा हो या 10 से छोटा हो, तो जब 5 से छोटा और बराबर होता है, तब हम 10⁻b ही लिखते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b ही रहेगा। ऑलराइट, मतलब a इंटू 10⁻b, ये मतलब सिंपल फॉर्म ही रहेगी। लेकिन अगर a 5 से बड़ा है और 10 या 10 से छोटा है, तो उसमें b+1, b में एक ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट में एक जोड़ देंगे, और यहाँ एक्सपोनेंट सेम रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अर्थ का डायमीटर लें अगर हम, तो वो 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर का है, जहाँ की a 1.28 है। a 1.28 यानी कि 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी कि ये वाला रूल अप्लाई होगा। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि b ही रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, यानी कि 10⁻7 ही रहेगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 ही रहने वाला है। अब जो सेकंड पार्ट है, यहाँ क्या है, यहाँ जो a है वो 1.06 है, और जो यहाँ भी 5 से छोटा है। ऑलराइट, तो यहाँ भी 10⁻10 के ही फॉर्म का रहेगा। ये दोनों जगह सेम रूल अप्लाई होगा। तो ये b+1 वाला रूल कब लगता, तो ये b+1 वाला रूल कब लगता, जब हम देखते कि अगर ये 6 है इंटू 10⁻7 है, तो 10⁸ का हमारा मैग्नीट्यूड है, यानी 7+1 हो जाता, b+1 हो जाता हमारे पास। ऑलराइट, जब a 5 से बड़ा होता और 10 से छोटा या बराबर। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर है यहाँ पर। तो अब हम ये दिया गया है एनसीईआरटी में, तो हम इसको जरा देखते हैं। ओके, तो अर्थ का जो ऑर्डर है वो 7 है, एटम
हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्डर है वो -10 है। अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो 17 होता है। अर्थ का डायमीटर हाइड्रोजन एटम से 17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने का यही दिया है कि जब 5 से छोटा होगा तो ऑर्डर सेम रहेगा, जब ये इतने इसके बीच का होगा तो B+1 रहेगा। तो यहाँ यही सब लिखा हुआ था। 4.700 मीटर को 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में लिखेंगे, और 10⁻² सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होगा। यहाँ भी 10⁻³ सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होगा। यहाँ 10⁻³ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होगा। ऑलराइट, तो हर जगह 4 4 4 4, यानी कि हमारे पास हर जगह 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यानी कि जो ये वाला केस था, ये 4.00, तो इसको हमने ऐसे ऐसे चेंज किया। ऑलराइट, इसको हमने ऐसे लिखा। तो अब यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई। अब हमको सीधे सीधे पता चल गया कि सब जगह कि 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने वाले हैं। कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा होता है और उसमें कोई भी डेसिमल नहीं होता है, तो उसके जो ट्रेलिंग जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ऑलराइट, जैसा हम अगर 5400 देखें, ये 1 से बड़ा है, तो जो इसके पीछे के जीरो हैं, जैसे हमने देखा 5400, तो जो इसके पीछे के जो जीरो हैं ये काउंट नहीं होंगे। डेसिमल नंबर जो होगा उसमें ये चीज़ थोड़ा अलग होगी। कैसे अलग होगी? अगर जो डेसिमल नंबर है, जैसे ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसका जो पीछे का नंबर होगा ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। ऑलराइट, बट जो ये आगे का पॉइंट से पहले जीरो है ये काउंट नहीं होगा। अब कुछ ऐसे नंबर होंगे जो किसी मेजरमेंट या राउंडिंग से नहीं आए होंगे, बल्कि वो किसी जो फॉर्मूले में एक फिक्स नंबर होंगे। जैसे किसी फॉर्मूले में एक फिक्स नंबर होंगे, जैसे ये 2। तो अब ये 2, तो इनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो जो भी नंबर ऐसे होंगे जो किसी फॉर्मूले में होंगे, उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है R=d/2, S=2πr। तो जो इनमें भी ये नंबर्स हैं, इन नंबर के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे। एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल होगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल होगा। ओके, 2 रूल हम इसमें अभी देखेंगे। तो 2 रूल देखने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमको एक मास दिया गया है 4.237 ग्राम का, और एक वॉल्यूम हमको दिया गया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब का, तो अब हम अगर इसकी डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास है ये अपॉन वॉल्यूम, ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट आएगी 1.6880478086। अब ये 11 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू है। तो ये अब्सर्ड और इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि इतना लंबा हमको डिजिट लिखना है आंसर में, तो इतना लंबा ये सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा। यानी कि ये काफ़ी हद तक एक प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होगा। का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वही हम आंसर में रखेंगे। हमने देखा ये ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट वाला आएगा, यानी कि 3 वाला आएगा। ऑलराइट, तो 1.69 आंसर होगा, ना कि 1.68880 ये सब। ऑलराइट, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होगा। यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने ये वाला रूल अप्लाई किया। अब बात आती है जब एडिशन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली, और हमारे पास एक ईयर की जो वैल्यू है वो ऐसे है। ऑलराइट, जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो हमारे पास लाइट ईयर आएगा उसमें लीस्ट वाला आएगा, यानी कि 5 और 3 में से कौन सा वाला आएगा? 3। तो 3 वाला हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर आएगा। ये मुझे कमेंट में बताओ कि लाइट ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे इन दोनों की हेल्प से। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला
जो रूल है इसमें क्या होता है कि हमको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर देखना होता है। ये वाला एक डिजिट है, ये एक डिजिट है और ये एक डिजिट है, इनको सम करना है। ओके, तो इनको सम करना है, तो इसके डेसिमल के बाद 2 वैल्यू, डेसिमल के बाद 1 वैल्यू, डेसिमल के बाद 3 वैल्यू। तो जो सबसे लीस्ट वाला है वो ये है, ऑलराइट, जिसका 1 वैल्यू है डेसिमल के बाद। जो सबसे कम वाला था वो 227.2 वाला है, यानी कि सबसे 1 डेसिमल प्लेस वाला है। तो जब भी इनका आंसर आएगा वो हम 1 डेसिमल प्लेस तक यूज़ करेंगे, जैसे 663.8 आंसर आएगा। अब यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन में देखा तो यहाँ भी 3 वैल्यू थी, यहाँ भी 3 वैल्यू थी, तो आंसर 3 वैल्यू वाले में आएगा। हालांकि उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही रूल अलग अलग हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब हम देखेंगे तो हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली चीज़ देखनी है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको देखना है लीस्ट डेसिमल प्लेस। अब राउंड ऑफ में 2 चीज़ें हैं। अगर जो लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, यहाँ जैसे 6 है तो 6 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि 4 में एक इंक्रीज कर देंगे, 75 कर देंगे, तो 1.75 आंसर आएगा। ऑलराइट, ऐसे ही अगर जो लास्ट की डिजिट है वो 5 से बहुत छोटी है, तो 5 से छोटे में क्या करेंगे, इसको हटा के जो 1.74 ही आंसर रखेंगे। मतलब 5 से बड़ा आएगा कभी भी यहाँ, तो हमको एक ऐड कर देना है पहले वाले डिजिट में। तो हमने पहला रूल देख लिया, सेकंड रूल देख लिया। जब 5 से अगर बड़ा होगा तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 5 से छोटा होगा तो एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। राइट, तो हमने रूल फर्स्ट रूल सेकंड दे दिया। अब आता है रूल थर्ड। तो रूल थर्ड में क्या बोलता है, अगर लास्ट के डिजिट में 5 ही हो एग्जैक्ट, ना 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, एग्जैक्ट 5 हो, जैसे 2.745, ये एग्जैक्ट 5 है, यहाँ भी एग्जैक्ट 5 है। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे उससे पहले वाले डिजिट। अगर उससे पहले वाले डिजिट इवन है तो हम 2.74 सेम लिख देंगे, ये सेम आ जाएगा। अगर ये इवन है, पहले वाले डिजिट 5 से पहले वाले डिजिट इवन है। अगर 5 से पहले वाले डिजिट ऑड है, अगर 5 से पहले वाली डिजिट ऑड है तो उसमें एक जोड़ देंगे, यानी 2.74, इसमें 3 में एक जोड़ देंगे और 2.74 आंसर आएगा। 5 से पिछली डिजिट इवन हो तो वही रहने दो, 5 से पिछली डिजिट ऑड हो तो उसमें एक ऐड करो। ओके, अब ये कुछ इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं, ये आप लोग देख लेना। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अब हम देखेंगे जैसे कोई भी मीटर स्केल है तो वो 1 मिलीमीटर तक काउंट करेगी, जो सबसे छोटा काउंट करेगी वो, जो सबसे छोटा वो काउंट करेगी, वो 1 मिलीमीटर तक काउंट करेगी। जैसे उसने काउंट किया 16.2, तो 16.2 काउंट करने का उसका मतलब है वो एक्चुअल लेंथ 16.1 से 16.3 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। यानी कि हमने जैसे 16.2 कैलकुलेट करा तो वो 16.1 से 16.3 के बीच कोई भी डिजिट हो सकती है, वो एग्जैक्ट 16.2 नहीं होगा। ऑलराइट, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। ओके, तो हमने बोला कि 1 मिलीमीटर तक काउंट करता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर तक, तो इतने का एरर आ सकता है। ओके, इतने का एरर आ सकता है, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया, इतने का एरर आ सकता है, और 16.2 प्लस माइनस ये कर दिया, ऐसे फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं कि जो ब्रेथ में अनसर्टेनिटी आती है और लेंथ में अनसर्टेनिटी आती है। तो लेंथ वाला जो हम देख रहे थे 16.2 अगर आता है हमारा, तो उसमें जो भी एरर आता है वो 0.1 सेंटीमीटर का एरर आएगा। ऑलराइट, क्योंकि ये स्केल नापती ही इतना है लीस्ट। ओके, तो अब जो रिलेटिव एरर निकालेंगे हम, तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर वैल्यू इनटू 100 होता है।
तो एब्सोल्यूट जो एरर है ये 0.1 वाला, तो ये ऊपर आएगा। फिर जो मीजर वैल्यू है, जो मीजर हमने वैल्यू की 16.2, वो यहाँ नीचे आएगी और इंटू 100 कर देंगे, तो इससे हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। ऑलराइट, तो हम इसको परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 परसेंटेज, ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब वहीं देखिए हम अगर जैसे ब्रेथ में जो अनसर्टेनिटी रहती है वो कैसे कैसे रहती है, तो जो हमने नापा जैसे 10.1 सेंटीमीटर नापा, और ये 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सेम नापेगा क्योंकि स्केल सेम रहती है। ऑलराइट, ब्रेथ की भी और लेंथ की भी, दोनों की स्केल सेम रहती है। 10.1 जो हमारी मीजर्ड वैल्यू है, इसमें 0.1 सेंटीमीटर जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है उसको प्लस माइनस करके लिखेंगे। ऑलराइट, अब जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है 0.1, एब्सोल्यूट एरर 0.1 जो एरर है, यानी जो हम मानते हैं कि सबसे छोटा हमारी स्केल ये नाप रही है, तो यही एब्सोल्यूट एरर हो सकता है। तो इसको रखा अपॉन जो हमारी मीजर्ड वैल्यू है उसको रखा, इंटू 100 किया यहाँ में, तो हमारे पास 0.99 यानी कि 1% आ जाता है। तो इसको हम 1% लिख सकते हैं, 10.1 प्लस माइनस 1%, तो हम ऐसे लिखते हैं। ऑलराइट, तो हमने देखा जो लेंथ की अनसर्टेनिटी थी वो जैसे 16.1 से 16.3 के बीच में था, तो हमने देखा 0.1 सेंटीमीटर हमारा ये नापता है, तो हमने इसको बोल दिया कि ये एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो मेजर्ड वैल्यू थी वो इंटू 100 कर दिया, तो हमारे पास एक परसेंटेज आ गई। ऑलराइट, ऐसे हमने यहाँ भी किया, 10.1 10.0 से 10.2 के बीच में थी, 0.1 हमारे पास एब्सोल्यूट एरर था, 0.1 एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू इंटू 100 किया, हमारे पास यहाँ पर 1% आ गया। तो हमने देखा था कि जो लेंथ थी वो 16.2 थी, ब्रेथ था वो 10.1 था। तो हम ये देख रहे थे कि जो लेंथ थी उसके जो लास्ट पॉइंट में है वो एरर है। ऑलराइट, तो ये किस किस के बीच हो सकता है, ये हो सकता है 16.1 से 16.3 के बीच, ये एग्जैक्ट जो नंबर होगा वो लाई कर सकता है, पर जो हमारे पास मेजरमेंट में आया वो 16.2 आया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें कुछ एरर है, और वो एरर हमने कितना माना था कि 0.1 सेंटीमीटर का एरर है, क्योंकि हर स्केल, ये लेंथ के लिए भी स्केल, ब्रेथ के लिए भी स्केल सेम रहती है। ओके, जिसका सबसे छोटा जो रहता है वो 0.1 सेंटीमीटर रहता है। तो ऐसे ही हमने इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो ये 0.6 आया और ये 1% आया। ऑलराइट, लेंथ का ये, ब्रेथ का ये आया। तो अब जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया 16.2 इंटू 10.1 होगा, जो कि इतना आएगा। राइट, ये तो आ गया इधर वाला पार्ट। अब जो एरर वाला पार्ट है वो एरर ऐड होगा, 0.6 प्लस 1% ऐड होगा और वो 1.6 बन जाएगा। अब हमने देखा जो 1.6% आ रहा है, तो 1.6% 163.62 में से कितना होगा 1.6%, तो 1.6 ऑफ 163.62 जो कि 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये 2.6 यानी 5 से बड़ा है, तो हम इसको 3 लिख देते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास ऐसा आ जाता है 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने देखा कि परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको पता है कि लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला रूल फॉलो करेंगे। तो क्या होगा, 12.9 ग्राम में से 7.06 ग्राम अगर हमने माइनस किया तो ये आया 5.84 ग्राम। अब जो ये वाला था ये 0.1 एक डेसिमल तक था, ये 2 डेसिमल तक था, तो हम इस वाले को फॉलो करेंगे, ये लीस्ट है। ओके, लीस्ट है, तो पर यहाँ तो 2 प्लेस तक आ रहा है, तो हम ये एक प्लेस तक ही लिखेंगे, 5.8 तक ही लिखेंगे, 5.8 ग्राम तक ही लिखेंगे।
तो मेजरमेंट 1 और मेजरमेंट 2 में हमने रिलेटिव एरर अगर देखा तो रिलेटिव एरर अलग अलग आया है, जबकि यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो एक्यूरेट मेजरमेंट भी दोनों में सेम था। तो अब हम मेजरमेंट 1 और मेजरमेंट 2 को देखते हैं। एक में 1.02 ग्राम है, एक में 9.89 ग्राम है। ओके, और इनका जो ये मेजरमेंट का है, ये भी सेम है कि 0.01 0.01 तक एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। तो इनमें जो रिलेटिव एरर है ये अलग अलग आता है, राइट, जबकि इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी सेम है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम 9.58 को का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो आता है 0.104, लेकिन अब वह इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये डिजिट नहीं आती है। ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे किसी भी उसका उल्टा करा तो कोई डिजिट आए, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये आना चाहिए, ऑलराइट। बट ऐसा नहीं हो रहा है। हमने पहले इसका उल्टा करा इस डिजिट का तो ये आया, और इसका उल्टा करा तो अलग आया, 9.62 आया, 9.58 नहीं आया। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब भी हमने इसका पहले रेसिप्रोकल करा तो ये आया था 0.104। तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिया, पर ये हमको एक एक्स्ट्रा डिजिट रखनी पड़ेगी। ओके, तो हमने 0.1044 तक रखा, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। तो ये आ गया 9.58। अब सही आ गया, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा डिजिट रखी ताकि हमारा एक्यूरेट आ जाए। भी हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट रहते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट रखने पर हमारा जो आंसर में राउंडिंग एरर्स कम होंगे। अब हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो डायमेंशन होती हैं वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी नेचर बताने वाली कोई चीज़ होगी कि फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है, उसको हम कहेंगे डायमेंशन। ओके, तो द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशंस। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। तो इनके लिए अलग अलग डायमेंशंस हम लिखते हैं, ऑलराइट। जैसे लेंथ के लिए हम लिखेंगे एल, मास के लिए एम लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए के लिखेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी लिखेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल लिखेंगे, राइट। और सबसे मेन बात, जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डायमेंशन। जैसे हमको लिखना है लेंथ की डायमेंशन तो वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। अब मेनली जो डायमेंशंस हमारे पास होती हैं वो एल और एम और टी के रूप में होती हैं। ओके, अब हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होगी, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो लेंथ होगी वो भी एक, उसको भी हम जब नापते हैं तो ये एक लंबाई है, ब्रेथ भी एक लंबाई है, हाइट भी एक लंबाई यानी लेंथ है। ये तीनों एक टाइप से लेंथ है। तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल लिखा डायमेंशन, और दूसरा एल, तीसरा एल। तो ये तीनों मिलके क्या बन गया, एल की पावर 3 बन गया। इसमें ना तो एम था ना तो टी था, तो एम जीरो होगा, मास का कोई रोल नहीं है। और टी टी भी नहीं है तो टी जीरो होगा, टाइम का भी कोई रोल नहीं है। एल क्यूब है, लेंथ 3 बार यूज हुई है। ओके, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हम फोर्स का निकालें डायमेंशन, तो फोर्स का कैसे होगा, मास होगा। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ओके, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या होगा, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। तो लेंथ को तो एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टी स्क्वायर और एल वैसे रहेगा। तो ये जब टोटल बनेगा तो ये बनेगा एम एल टी इनवर्स टू।
इस रूप का बनेगा। इसको फिर से देखते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो m ही रहेगा इसका, इंटू जो एक्सेलरेशन है वो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर है, तो लेंथ को हम l से लिखेंगे और टाइम को t से लिखेंगे, t का स्क्वायर। अब ये बन गया m इंटू एल अपॉन टी का स्क्वायर, ऐसे टाइप का बन गया। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा एम एल टी का इनवर्स टू। ओके, इस रूप का बन जाएगा, एम एल टी इनवर्स टू के रूप का बन जाएगा। जैसे हम इस टी स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो ये इनवर्स में हो जाएगा। ओके, टी इनवर्स में हो जाएगा। अब जो भी वेलोसिटी के टाइप्स हैं, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड, ये सब इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि इनका एक तरीके से जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, जो कि होता है लेंथ अपॉन अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम होगा, लेंथ को तो हम डिनोट करेंगे एल से और टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से। अब क्या होगा, जो एल तो हमारे पास है, अब जो टी नीचे था ये ऊपर आएगा और ये टी इनवर्स वन बन जाएगा, तो एल टी इनवर्स वन हो जाएगा हमारे पास, एल टी इनवर्स वन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को जिन जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी पावर की मदद से लिखा जाता है, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि ये आ रहा था हमारे पास, एल टी इनवर्स टू, एल टी इनवर्स वन, एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू, जो भी हमारे पास आ रहा था, ये क्या होगा हमारे पास? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ये होगा, एम नहीं था उसमें, टी नहीं था, सिर्फ एल की पावर थ्री थी, तो एल की पावर थ्री। तो इसको हम अगर एम को भी इंक्लूड करें, टी को भी इंक्लूड करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। ओके, और जो एल टी इनवर्स वन था, यानी कि जो स्पीड वेलोसिटी इसका था, तो इसको हमने ऐसे लिखा, एम को जीरो कर दिया और एल टी इनवर्स वन कर दिया, जैसे यहाँ पर भी हमने रिप्रेजेंट किया है। तो फोर्स में तो तीनों थे, एम एल टी, तो एम एल टी इनवर्स टू, और ये है डेंसिटी का। अब जो किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है, ये हम बोल रहे हैं कि वो फॉर्मूले से निकलेगी। ऑलराइट, वो उसका अगर हमको फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है, ओके, और उस फॉर्मूले से हम उसकी डायमेंशन निकाल देंगे। सिंपल रूल फॉलो करना है, जो भी फॉर्मूले में अगर मास है तो उसको एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, फॉर्मूले में अगर लेंथ है तो उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूले में अगर टी टाइम है तो उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें हम जो भी पावर्स होंगी वो लगा देंगे। अब हम देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी जिनके सेम डायमेंशंस होते हैं। ओके, वो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी जिनके सेम डायमेंशन होंगे। तो फर्स्ट रूल तो यही होगा कि सिर्फ सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो रूल सेकंड है, वो रूल सेकंड ये बोलता है कि डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूलाज ड्राइव और वेरीफाई किए जा सकते हैं। अब देखते हैं, जब भी मैग्नीट्यूड टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो यूनिट होती हैं, यहाँ पर ध्यान देना, जो उनकी यूनिट होती है वो कैसे ट्रीट होती हैं? वो एल्जेब्रिक सिंबल्स की तरह ट्रीट होती हैं। तो हम जो अगर सेम सेम आइडेंटिकल यूनिट्स होंगी तो हम उनको कैंसिल भी कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। जैसे हमने बोला कि 25 सेंटीमीटर का कोई चीज़ है, और ऐसे हमने बोला 20 सेंटीमीटर का कोई चीज़ है, तो अगर ये सेम है तो हमने इससे कैंसिल करा। ऐसे ही हम क्या कैंसिल कर सकते हैं? ऐसे ही हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को कैंसिल कर सकते हैं। वही यहाँ रूल 3 लिखा है कि यूनिट और डायमेंशन को अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड और कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब किसी भी जो वैलिड फिजिकल क्वांटिटीज़ में एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए।
मतलब LHS में भी सेम, RHS में भी सेम, तभी हम बोलेंगे कि वो डायमेंशनल होमोजेनिटी कहलाता है, यानी कि तभी हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन सही है, वैलिड है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी इक्वेशन है उसको वैलिड होना है तो उसमें LHS की तरफ और RHS की तरफ सेम डायमेंशन होनी चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं हम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके, अब इसको चेक कैसे करेंगे हम कि सही है कि नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास जैसे एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v वेलोसिटी हमने देखा तो एल टी इनवर्स वन उसका, u ये फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, u का भी एल टी इनवर्स वन, और ए टी का अगर हमने निकाला वो भी एल टी इनवर्स वन आएगा। ओके, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी एल टी इनवर्स वन है और इधर भी एल टी इनवर्स वन है। तो ये तो सही इक्वेशन है क्योंकि यहाँ सारा एल टी इनवर्स वन ही है। ये एक इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x की अगर हम देखते हैं तो वो l आ रही है। ओके, एक्स नॉट की भी l है, वी नॉट टी को अगर हमने निकाला तो वी नॉट है हमारे पास वेलोसिटी, तो एल टी इनवर्स वन और t इसके साथ है, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, l बचेगा हमारे पास। ओके, ऐसे हमने हाफ ए टी स्क्वायर क्या आई, वो भी l आया, दोनों जगह एल एल है। अब जो हम देखते हैं कि डायमेंशन चेक करना या उसकी यूनिट चेक करना, ये सेम एक तरीके से ये सेम सिमिलर है। ओके, दोनों का काम एक ही है कि इक्वेशन सही लग रही है या नहीं। अगर LHS और RHS की डायमेंशन अलग अलग हैं तो इक्वेशन 100% गलत होगी। ये तो श्योर चीज़ है कि LHS की डायमेंशन अलग और RHS की डायमेंशन अलग, तो ये श्योर चीज़ है कि इक्वेशन 100% गलत है। ये तो श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर डायमेंशन सेम है तब भी इक्वेशन 100% सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन तो सही आ गई पर ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन भी सेम हो। डायमेंशन तो हम कैसे भी सही ला देंगे ना। अब इसी पे एग्जांपल दिए हैं चेक करने के लिए। तो हम अगर इसकी LHS की डायमेंशन निकालते हैं तो वो आती है ml स्क्वायर टी इनवर्स टू, और RHS की निकालते हैं वो भी आती है ml स्क्वायर टी इनवर्स टू। तो ये हम बोलते हैं कि ये करेक्ट इक्वेशन है। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसमें क्या होता है कि इक्वेशन के हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इक्वेशन के हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन सेम होना सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। जो हमने यहाँ देखा कि डायमेंशन सेम हो वो सिर्फ नेसेसरी है, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि अगर वो सही होगी डायमेंशन तो फॉर्मूला भी सही ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये लिखा है द आर्गुमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये डायमेंशनलेस होंगे। ओके, हम डायमेंशन से गलत फार्मूला पहचान सकते हैं। ओके, जैसे कि ये एक फार्मूलाज हैं, ओके, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो अब हम इनकी डायमेंशन निकालेंगे, देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अब जो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वो है ml स्क्वायर टी इनवर्स टू। ओके, अब ये m है और v क्यूब, v की जो डायमेंशन थी वो एल टी इनवर्स वन थी और उसका 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा एल क्यूब टी इनवर्स 3, है ना। m ये हो जाएगा m एल क्यूब टी इनवर्स 3, यानी कि जो यहाँ पर भी लिखा है m l की पावर 3 टी इनवर्स 3, ये गलत होगा क्योंकि क्या आना चाहिए हमारे पास, के ई की आनी चाहिए थी। तो के ई की क्या थी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आना था, पर ये एम बी इसका ये आ गया, तो ये तो गलत इक्वेशन हो गई पहली वाली। ओके, अब के का क्या आना चाहिए हमारे पास, ये आना चाहिए। अब यहाँ एम भी स्क्वायर का देखेंगे हम, तो एम का तो एम आ जाएगा और वी स्क्वायर का एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आ जाएगा। ओके, ये सही है, ये सही है हमारे पास। अब के का फिर से क्या होना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू होना चाहिए, एम का एम होगा, एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स टू होगा।
तो ये गलत है, क्योंकि ये तो फोर्स की होती थी, एम एल टी इनवर्स टू ये फोर्स की होती थी। यहाँ एल स्क्वायर भी होना चाहिए था हमारे पास, ये एल स्क्वायर भी होना चाहिए था हमारे पास। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सिर्फ अभी तक ये सही है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे अगेन के ये होना चाहिए। अभी हम यहाँ देखेंगे तो हम एम भी स्क्वायर का अगर हम निकालें तो एम का तो हमारे पास एम रहेगा, भी स्क्वायर का एल स्क्वायर, 3/2 रहेगा। तो ये भी सही आ रहा है हमारे पास। ओके, अब अगेन ये इसका अगर हम चेक करें तो ये अलग अलग आ रहा है इसका, क्योंकि एम भी स्क्वायर का तो हमने अभी देखा तो ये आएगा, और ये एम ए का हमने यहाँ देखा था ये अलग आ रहा है। तो अलग अलग आ रहा है तो ये गलत होगा। ओके, रिलेशन कैसे निकालते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज का। ओके, अब हम यहाँ पर मानते हैं कि टी हमारा जो डिपेंड करता है एल जी और एम पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब ये हम कैसे डिपेंड करेगा, तो हम टी को इक्वल टू में लिखेंगे के, एल पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा और एम पे डिपेंड करेगा। तो हम मान लेते हैं कि एल की कुछ पावर है, जी की कुछ पावर है और एम की कुछ पावर है, एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। ओके, अब जो हमने एक्स वाई जेड और माना, तो अब हमने टी की जो डायमेंशन लिखी, जो टी टाइम, तो टी को टी लिखा। ओके, एल को हमने एल लिखा, एल की पावर एक्स, जी ग्रेविटी यानी कि एल टी इनवर्स टू को एल टी इनवर्स टू लिखा, और एम को हमने एम लिखा। राइट, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि एल एक एल एल की पावर एक्स, एल की पावर वाई, एल की पावर यहाँ से वाई और एल की पावर यहाँ से एक्स। ओके, और टी की पावर यहाँ से -2y, टी की पावर -2y और एम की पावर जेड, ये हमारे पास आ गया। अब जो ये एल एल हैं तो ये सेम है ना, सेम डायमेंशन क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर तो ऐड होगा x प्लस वाई। ओके, t -2y और m की पावर z, तो हमारे पास ऐसे आ गया। यहाँ हमारे पास सिर्फ t है, LHS में सिर्फ t है, m 0 है, l 0 है, तो m हमने लिख दिया LHS में 0 है, l लिख दिया हमने 0 है, t सिर्फ है वो है 1। ये तो LHS की बात थी, किसकी बात थी, LHS की। अब हम देखेंगे RHS में क्या वैल्यू है इनकी। तो RHS में जब हमने देखा m m की पावर z है, t l की पावर x प्लस वाई है, t की पावर है -2y। अब इन दोनों का कंपेयर करा, यानी कि z इक्वल टू 0 हो गया, z इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया और -2y इक्वल टू 1 हो गया। ओके, तो जैसे इनको हमने इक्वल किया तो हमारे पास क्या आया, x और y की वैल्यू आ गई, और ये x, y और z की वैल्यू हमने पुट कर दी कहाँ, इस इक्वेशन में x, y और z की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ऐसे आ गया। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि फॉर्मूला एक्चुअल क्या था। ऑलराइट, तो ऐसे हम एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल फार्मूला होता है k की वैल्यू 2 पाई होती है। अब ये 2 पाई सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। ओके, ये होगा पेंडुलम का करेक्ट फार्मूला कि t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो एक बार हम फिर से देखते हैं डायमेंशन से हमने क्या क्या किया। डायमेंशन से हमने गलत फार्मूला पहचाना, डायमेंशन से हमने एक फार्मूला बनाया कि फार्मूला कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में सिर्फ जो एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखी थी लाइन टू लाइन वो सब हमने कवर किया है। तो आपको 7 PM पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा।